हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हो गया 13 फरवरी और आज के जो भी चर्चित करंट अफेयर्स होंगे उन सबको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और आज हिमाचल प्रदेश को भी हम लोग पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं। तो देखिए, जो भी अगर आप पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे हैं तो किताबें, जो भी आप किताबों से सीखेंगे वो आपको जीवन में कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही आएगा और किताबों को छोड़कर आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और अपने जो समय बर्बाद करते हैं रील देखने में, ये सब में जो समय बर्बाद होता है उससे अच्छा है कोई किताब, एक अच्छी सी किताब पढ़ा जाए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़ी जाए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के नूनबर्ग में होने वाले जैविक उत्पादों के लिए दुनिया की अग्रणी व्यापार मेले में बायोफ्रेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये चुना गया है जर्मनी में आयोजित हो रहा था। ये जो जगह है नूनबर्ग, ये जर्मनी में स्थित है। वहीं पर ये एक व्यापार मेला चल रहा था, वहीं पर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। भारत की तरफ से इसमें कौन प्रदर्शन कर रहा था, तो एपेडा जो है, एपेडा 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 इसमें भाग ले रहा था। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। और ये बना कब था एपेडा, तो ये बना था 1986 में ये बना था। और ये कार्य क्या करता है, कृषि के क्षेत्र में ये कार्य करता है, कृषि के क्षेत्र में ये कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में, जहां पर ये स्थित है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स जो मंत्रालय है, कॉमर्स मंत्रालय, तो इसी के अंदर ये कार्य करता है। और ये किस पे फोकस करता है, तो ऑर्गेनिक खेती पर, ऑर्गेनिक जो खेती है उस पर ये फोकस करता है। ऑर्गेनिक खेती यानी कि फूड जो, यानी कि जो उत्पादन होता है कृषि का यानी खेती का, इस पर ये फोकस करता था। ये मेला यहाँ पर लगा था, व्यापार मेला। और यहाँ पर भारत की तरफ से 14 साल के बाद इसको कंट्री ऑफ द ईयर के तौर पे चुना गया है। 14 वर्ष के बाद। और यहाँ पर भारत ने क्या प्रदर्शित किया, तो भारत ने पांच तरह की जीआई टैग वाली चावल को प्रदर्शित किया। कौन कौन से चावल को, तो इंद्रायणी चावल, नवारा चावल, गोविंद भोग, गोविंद भोग, लाल चावल और चक हाओ चावल, यानी इसको काला चावल भी कहा जाता है, काला चावल। तो इन सबको भारत ने यहाँ पर प्रदर्शित किया और 14 साल के बाद ऐसा हुआ कि भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का रूप में चुना गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर 17 से 19 फरवरी में आ रहे हैं। वह वैश्विक दक्षिण क्षेत्र के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेंगे। देखिए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का इस बार 2026 का जो आयोजन है वो भारत में होस्ट होगा, भारत इसको होस्ट कर रहा है। और 2025 में ये कहाँ हुआ था, 2025 में तो ये पेरिस फ्रांस में इसको आयोजित किया गया था। पहला वाला कब हुआ था, फर्स्ट वाला, तो ये यूके में हुआ था। सेकेंड वाला अगर देखें तो सेकेंड वाला साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल, वहां पर इसको आयोजित किया गया था, साउथ कोरिया।
और 2026 वाला भारत होस्ट कर रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा। दिल्ली में भारत मंडपम में होस्ट किया जाएगा और ये 4th एडिशन है। भारत जो आयोजन कर रहा है वो 4th एडिशन है। 4th एडिशन है और इसका आयोजन करवाएगा कौन? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित करवाया जाएगा। और यहीं पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भारत के दौरे पे आएंगे और यहाँ पर फ्रांस और भारत के बीच में कई डील भी किए जाएंगे, जैसे कि सिक्योरिटी को बढ़ाना, साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए भी इनके बीच डील की जाएगी। और होराइजन रोड मैप 2047 को भी फोकस किया जाएगा। 2047 क्या है? तो ये है भारत के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आजादी के, उसी के तौर पे ये नामित किया जा रहा है 2047। और इसी के साथ ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को भारत और फ्रांस के द्वारा काम मिलकर किया जाएगा। इनोवेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसमें काम किया जाएगा। इसके साथ एक और डील हुआ है स्लैप मिसाइल को लेके। भारत फ्रांस की एक और डील हुई है स्कैल्प मिसाइल को लेके भी एक डील साइन की जाएगी। ये भी अभी चर्चा में है। तो इसको लेके ये मिसाइल जो है, इसको ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर उसमें भी इसको इस्तेमाल किया गया था। और इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है फ्रांस ने बनाया है। फ्रांस प्लस यूके ने मिलके इसको बनाया है। और ये है क्या? तो ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का अर्थ होता है कि डायरेक्ट ये टारगेट को जाके हिट करता है। और इसकी दूरी कितनी है? तो ये 250 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकता है। और इसको हवा से लॉन्च किया जा सकता है। और इसको हर तरह के हर मौसम में यूज किया जा सकता है, यानी कि ये ऑल वेदर है। और इसमें कितना निवेश किया जाएगा? तो अभी इसमें निवेश करने के लिए कहा गया है कि 3200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा इसमें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2026 में क्रिम्बली प्रक्रिया की अध्यक्षता किस देश को दी गई है? क्रिम्बली प्रक्रिया की जो अध्यक्षता है वो इस बार भारत को दी गई है। और इसको दोबारा, यानी कि भारत को फिर से इसको हेड करने के लिए चुना गया है भारत को। और ये क्रिम्बली प्रक्रिया है क्या? तो ये हीरा जो होता है, हीरा उद्योग के आयात निर्यात का जो प्रक्रिया है उसको संचालन करने की ये प्रक्रिया है। एक त्रिपक्षीय पहल है। आयात निर्यात और एक्सचेंज करने के लिए इसको किया जाता है, इस बैठक को। और ये एक गैर बाध्यकारी संधि है। यानी कि किसी भी तरह का दबाव नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसको अभी अध्यक्षता करने के लिए भारत को चुना गया है सर्वसम्मति से, यानी कि निर्णय लिया गया है कि भारत इसको हेड करेगा। ये ग्रुप बना हुआ है। तो इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 86 देश हैं जो सदस्य हैं। और भारत भी इसका हिस्सा है।
भारत भी हिस्सा है इसका। और इसमें भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत 2003 में इसमें शामिल हुआ था। 2003 में, 2003 से भाग ले रहा है। और ये जो हीरा के खान होते हैं, उद्योग होते हैं, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक को किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूरत जो है भारत में, सूरत वो डायमंड कटिंग के लिए काफी प्रचलित है। तो इसी तरह ये इसी निर्यात को और आयात को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय पहल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन लिंक के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित रियल एस्टेट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन रहा है, उसके बाद भारत रहा है। इसमें चीन जो है पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे। और ये 10 देशों का डेटा जारी किया गया है। 10 देशों का डेटा जारी किया गया है। और इसमें जो उद्योग है, यानी कि व्यापार, उद्योग, खुदरा व्यापार जो है, शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, मौजूदा जो भवन है, इन सब की दक्षता सुधारने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। दक्षता सुधार के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और ये इसका संकेत देता है कि कहाँ पर कितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहे हैं। तो चीन में पहला स्थान है और भारत दूसरे स्थान पे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी डाटा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना रहा है? तो देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का जो स्थान है, इसमें ऑप्शन सारे गलत है। भारत का जो रैंक है इसमें वो 91st है। 91st यानी कि 91वें रैंक पर भारत है। 91 नंबर पे भारत। स्कोर कितना है भारत का? तो भारत का स्कोर है 39, यानी कि 100 में से इसको 39th का रैंक दिया गया है। करप्शन का अर्थ है कि जहां पर बहुत ज्यादा घूसखोरी, चोरी, धोखाधड़ी, ये सब जो हो रहा है, ये सबको करप्शन के रूप में लिया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पे कौन है? यानी कि जहां पर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, तो यहाँ इसमें फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क इस पर पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे देखें तो फिनलैंड दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे देखें तो थर्ड रैंक पर कौन है? सिंगापुर थर्ड स्थान पे। यहाँ पर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। अगर डेनमार्क का स्कोर देखें तो इसको 89 मिला है 100 में से। जो स्कोर तो 89 मिला है। फिनलैंड को कितना मिला है? 88 मिला है आउट ऑफ 100। और सिंगापुर को 84 मिला है आउट ऑफ 100। तो ये इनका स्कोर है। भारत 91st रैंक पर रहा है। और इसमें अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में कौन रहा है? सबसे लास्ट जहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है तो वो है साउथ सुडान, जो जहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है। और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये डेटा कितने देशों का जारी किया गया है? तो 182 देशों का डेटा जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली क्वांटम वैली किस जगह पर बनाया जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है चंद्रबाबू जो नायडू हैं, यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये यहाँ के सीएम हैं। लॉन्च ये काम क्या करेगा? तो छोटे साइज की जो एआई होती है, छोटे साइज की जो एआई चिप्स होती हैं या डिवाइस होते हैं, उसके लिए ये किया जा रहा है। डिवाइस जो एआई डिवाइस होता है उसके लिए इसको बनाया जा रहा है। और ये बनेगा कहाँ पर? तो अमरावती में इसको बनाया जाएगा। यानी कि
जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वहां पर इसको बनाया जाएगा। अमरावती किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर कृष्णा नदी स्थित है। कृष्णा नदी यहाँ से गुजरती है। और इसको चंद्रबाबू नायडू तो वहां उपस्थित थे। और इसको और किसने लॉन्च किया है साथ में मिलकर? इसका उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो हमारे देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें निवेश कितना किया गया है? तो 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसमें रुपए का निवेश किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जन गण मन के पहले वंदे मातरम अब गाया जाएगा? यानी कि जन गण मन से पहले अब वंदे मातरम को भी गाया जाएगा। और ये फिल्म के क्षेत्र को छोड़ के अगर ये सॉन्ग बजता है, वंदे मातरम अगर बजता है, तो जैसे जन गण मन के समय खड़े होके उसको सम्मान दिया जाता है, उसी तरह अब वंदे मातरम भी अगर गाया जाएगा तो उसको भी सम्मान दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको कहीं सुनाई दे रहा है कि वंदे मातरम बज रहा है तो आपको खड़े होके उसको सम्मान देना है। और इसके वंदे मातरम के अभी 150 वर्ष पूरे हुए थे। 150 वर्ष यानी कि ये जो गाया गया इसमें इसके 150 वर्ष पूरे हो गए। और इसको गाया किसने था, यानी कि लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने इसको गाया था। और ये किसमें लिखा हुआ है? तो ये आनंद मठ में लिखा हुआ है। आनंद मठ से इसको लिया गया। आनंद मठ खुद कब लिखा गया? तो 1882 में ये लिखा गया। और इसको लिया कब से गया था? तो 1875 में इसको लिया गया है। और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। जैसे कि जन गण मन गाने के लिए कितना समय लगता है? तो इसको गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। वैसे ही इसको 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। तो अभी ये गृह मंत्रालय के द्वारा एक प्रोटोकॉल जारी किया गया कि इस तरह का कार्य किया जाएगा। यानी कि इसके जो 6 श्लोक हैं उसको अब गाया जाएगा और खड़े होके इसको सम्मान देना होगा। सिर्फ फिल्म प्रदर्शन के दौरान इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि फिल्म के क्षेत्र में इसको नहीं लिया गया है कि फिल्म अगर देख रहे हैं और आप वहां बज रहा है तो आपको खड़े होके सम्मान देना है, बल्कि कहीं जहां पब्लिक प्लेस पे अगर ये बज रहा है तो आपको खड़े होके इसको सम्मान करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा पढ़ाई विद एआई लर्निंग पहल शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर जो जिला है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें उम्मीदवारों को एआई से सहायता मिल सके। प्रतियोगिता परीक्षा में सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बिलासपुर जिला प्रशासन की एक पहल है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है। सुक्खू यहाँ के सीएम है। और इसको समर्थन कौन दे रहा है? तो एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी इसको समर्थन दे रहा है इसको। तो आइए हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई। इसकी राजधानी क्या है? तो शिमला है, जो ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों के समय की राजधानी है। और एक धर्मशाला है जो शीतकालीन यानी कि सर्दियों के समय पे राजधानी होती है। यहाँ की क्षेत्रफल कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर जिले कितने हैं? तो 12 जिले हैं। अगर यहाँ राज्य पशु पूछे, देखिए मैंने जैसे राज्य पशु, पुष्प, विश्व, ये सब होते हैं, लेकिन मैंने पशु इसलिए खास करके लिया है क्योंकि पशु से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ राज्य पशु कौन है? तो हिम तेंदुआ जो है यहाँ का राज्य पशु है। और लद्दाख का भी यही सेम हिम तेंदुआ जो है ये राज्य पशु है। राज्य वृक्ष की बात करें तो देवदार का जो पेड़ होता है वो यहाँ का राज्य वृक्ष है।
प्रमुख नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना, यहाँ पर प्रमुख नदियां हैं। प्रसिद्ध दर्रे की बात करें तो सिपकला, बारालचा, यहाँ पर प्रमुख दर्रे हैं यानी कि पासेस हैं, पासे। यहाँ पर लोक नृत्य देखें तो छपेली, डांगी, डंडा नाच, बुहाड़ नृत्य, लोसार, सोना, चुकसम, झाली नृत्य, ये सब देखिए। डंडा नाच और छपेली को खास करके याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में कई बार बन चुका है। यहाँ पर विधानसभा सीट 68 है, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा 3 सीट है। रामसर स्थल की बात करें तो पौंग डैम जो है ये झील भी है, तो इससे भी क्वेश्चन काफी बार बना है। और रेणुका झील, चंद्रताल, वेटलैंड, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने रामसर स्थल, यहाँ पर 3 है तो तीनों मैंने रख लिया है। जीआई टैग में देखें तो चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा चाय, काला जीरा, कांगड़ा पेंटिंग को याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है वैश्विक अनुसंधान एवं विकास में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 7वें स्थान पे रहा है। वैश्विक अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो 2024 का ये डेटा है उसके अनुसार भारत 7वें स्थान पे रहा है। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है? फर्स्ट स्थान पे तो इसमें चीन रहा है जो यूएसए से थोड़ा ही आगे है। यूएसए इसमें सेकंड स्थान पे है, यूएसए, और चीन इसमें थोड़ा सा ही आगे है। और भारत 7वें स्थान पे है। ये 75.7 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ ये 7वें स्थान पे रहा है। और ये 2000 के बाद ये 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन चीन का हम लोग मात्र 10% का ही हिस्सा कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पर राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को हर वर्ष नेशनल जो महिला दिवस है वो मनाया जाता है। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। लेकिन राष्ट्रीय अगर बात करें तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। देखिए अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो इनका जन्म कब होता है? तो 13 फरवरी 1879 यानी कि 79 को इनका जन्म होता है हैदराबाद में इनका जन्म होता है। को भारत कोकिला भी कहा जाता है, भारत कोकिला भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारतीय महिला कौन थी जो पहली इसकी अध्यक्षता करती हैं, तो वो 1925 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर पहली पूछे तो वो एनी बेसेंट है, 1917 एनी बेसेंट। और ये स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान भी इन्होंने दिया था। इनका निधन कब हो जाता है? तो 2 मार्च 1949 को इनका निधन हो जाता है। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, राज्यपाल। और कहाँ की रही थी? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की ये राज्यपाल रह चुकी हैं। पहली महिला ऐसी थी जो राज्यपाल के रूप में बनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जैसलमेर के पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज जो है जैसलमेर में, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये स्वदेशी है यानी कि इसमें कोई और देश भाग नहीं ले रहा, बल्कि अपने ही देश के सेना जो है, जो वायु सेना है, एयरफोर्स जो है, वायु सेना इसमें हिस्सा ले रही है। और इसमें कौन कौन से फाइटर जेट जो है भाग ले रहे हैं? तो लड़ाकू विमान में देखें तो
तेजस, तेजस इसमें भाग ले रहा है। राफेल, राफेल, जगुआर, जगुआर, मिराज, मिराज 2000, सुखोई, सुखोई, सुखोई 30 MK, MKI ये भी इसमें भाग ले रहा है। मिग, मिग 20, मिग 29, हॉक ये सब इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में देखें तो इसमें चेतक, ALH, MK4 है, वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है। MI 17 जो है वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है। अपाचे, अपाचे, चिनोक, चिनूक ये सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अपाचे और चिनूक जो है ये USA से भारत ने खरीदा है और इसमें 100 से भी ज्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, यानी कि जो विमान है वो इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है और ये महिलाओं की महिला सशक्तिकरण पर सशक्तिकरण के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है, ताकि जो महिलाएं प्रोडक्ट बनाती है उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा सके। और ये फोकस किस पे करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप पर ये फोकस करता है। जो जीविका जो महिला होती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो महिलाओं का कोई 10-15 ग्रुप एक साथ मिलके काम करता है, उसको ये फोकस कर रहा है। तो क्या किया जाए? तो अभी मैंने बताया कि प्रदर्शित किया जाएगा, यहाँ पर मेला लगेगा। हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बने हुए जो सामान है, हस्तशिल्प, हथकरघा, घरगा, इन सबको जो ग्रामीण उत्पाद होते हैं महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं वो सब इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। और यहाँ पर ई सरस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ई सरस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और ये जो है ये फोकस करता, इसको आयोजन कौन करवाता है? तो इसको आयोजन करवाया जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको आयोजन करवाता है। इसके तहत ही ये आयोजित होता है, इसके तहत ही आयोजित किया जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।